लिखी गई पश्चिम के इतिहास की किताबों में यही बताया जाता है कि सिकंदर एक महान विजेता था और पश्चिम जो कहता है दुनिया उसे आंख मूंद कर मान लेती है। मगर ईरानी और चीनी इतिहास के नजरिए से देखा जाए तो यह छवि कुछ अलग ही दिखाई देती है। सिकंदर सम्राट पूर्व की 20,000 की सेना के आगे तो ठहर नहीं पाया था, जबकि आगे विश्व की महान राजधानी मगध के महान सम्राट धनानंद की 3,50,000 की सेना उसका स्वागत करने के लिए तैयार थी, जिसमें से 80,000 घुड़सवार और 80,000 युद्धक रथ एवं 70,000 विध्वंसक हाथियों की सेना थी। धनानंद के क्रूर सैनिक दुश्मन के सैनिकों को मुर्गी तीतर जैसा काट देते थे। सिकंदर के हमले की कहानी बुनने में पश्चिमी देशों को ग्रीक और संस्कृति भाषा से मदद मिली, जो ये कहती है कि सिकंदर का अभियान उन पश्चिमी अभियानों में पहला था जो पूरब के बर्बर समाज को सभ्य और संस्कृत बनाने के लिए किए गए। अजीब सा लगता है जब भारत में सिकंदर को महान कहा जाता है और उस पर गीत लिखे जाते हैं, यहाँ तक उस पर फिल्में भी बनी हैं जिसमें उसे महान बताया गया है और एक कहावत भी प्रचलित हो गई है, जो जीता वही सिकंदर। यदि सचमुच में भारतीयों ने पश्चिम नहीं भारतीय इतिहासकारों को पढ़ा होता तो वो कहते हैं जो जीता वही पोरस। सिकंदर अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अपने सौतेले व चचेरे भाइयों का कत्ल करके मैसेडोनिया के सिंहासन पर बैठा था। अपनी महत्वाकांक्षा के कारण वह विश्व विजय करने को निकला था। यूनान के मकदूनियों का यह राजा सिकंदर कभी भी महान नहीं था। यूनानी योद्धा सिकंदर एक क्रूर और अत्याचारी व शराब पीने वाला व्यक्ति था। इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर ने कभी भी उदारता नहीं दिखाई। उसने अपने अनेक सहयोगियों को उनकी छोटी सी भूल के कारण उनको तड़पा तड़पा कर मार डाला। मरने वालों में उसका योद्धा बसूस और उसकी धाय का भाई क्लीटोस और परमीनियन शामिल थे। क्या एक क्रूर और हत्यारा व्यक्ति महान हो सकता है? जब बैक्ट्रिया के राजा बसूस को बंदी बनाकर लाया गया तब सिकंदर ने उनको कोड़े लगवाए और उनकी नाक कान कटवा डाले। इतने में भी उसे संतोष नहीं हुआ तो अंत में उनकी हत्या करवा दी। उसने अपने गुरु अरुस्त के भतीजे कलास्टनीज को भी मारने में भी संकोच नहीं किया। एक बार किसी छोटी सी बात पर उसने अपने सबसे करीबी मित्र क्लीटोस को भी मार डाला। अपने पिता के मित्र परमीनियन, जिनकी गोद में सिकंदर खेला था, उसने उसको भी मरवा दिया। सिकंदर की सेना जहां भी जाती थी पूरे के पूरे नगर जला दिए जाते थे। सुंदर महिलाओं का अपहरण कर लिया जाता था और बच्चों को भालों की नोक पर टांगकर पूरे शहर में घुमाया जाता था। ऐसा क्रूर सिकंदर क्या महाराज सम्राट पोरस के प्रति उदार हो सकता था? यदि पोरस हार जाते तो क्या वो जिंदा बचते और क्या उनका साम्राज्य यूनानियों का साम्राज्य नहीं हो जाता? यूनानी इतिहासकारों ने यह लिखा है कि सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था। यदि ऐसा होता तो सिकंदर मगध तक पहुंच जाता और इतिहास कुछ और ही होता। लेकिन इतिहास लिखने वाले यूनानियों ने सिकंदर की हार को पोरस की हार में बदल दिया। हारे हुए सिकंदर का सम्मान और उसकी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए स्ट्रेबो, स्नाकबेक आदि विदेशी विद्वानों ने तो कई स्थानों पर इस बात का उल्लेख किया है कि मैगस्थनीज आदि प्राचीन यूनानी लेखकों के विवरण झूठे हैं। ऐसे विवरणों के कारण ही सिकंदर महान समझा जाने लगा और पोरस को एक हारा हुआ योद्धा माना जाने लगा, जबकि सच्चाई इसके ठीक उलट थी। सिकंदर को हराने के बाद पोरस ने उसे छोड़ दिया था और बाद में चाणक्य के साथ मिलकर मगध पर आक्रमण किया था। यूनानी इतिहासकारों के झूठ को पकड़ने के लिए ईरानी और चीनी व भारतीय इतिहास के विवरणों को भी पढ़ा जाना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू अपनी पुस्तक ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखते हैं कि सिकंदर अभिमानी, उदंड और अत्यंत क्रूर व हिंसक व्यक्ति था। वह खुद को ईश्वर के समान समझता था। सिकंदर को भारत की सीमा में पहुंचते ही पहाड़ी सीमाओं पर भारत के छोटे राज्यों अश्वायन एवं अशोकायन के वीर सेनाओं ने सिकंदर की सेनाओं को भयानक टक्कर दी। मत्स्य राज में तो महिलाएं तक उसके सामने खड़ी हो गई थीं, पर धूर्त और धोखे से वार करने वाले यवनियों ने मत्स्य राज्य के सामने
संधि का नाटक करके उन पर रात में हमला कर दिया और उस राज्य की राजमाता बच्चों सहित पूरे राज्य को तलवार से काट डाला। यही हाल उसने अन्य छोटे राज्यों में भी किया। मित्रता संधि की आड़ में अचानक आक्रमण करके कई राजाओं को बंधक बना लिया। भोले भाले भारतीय राजा उसकी चाल का शिकार होते गए। पुरुवंशी महान सम्राट पोरस का साम्राज्य विशालकाय था। महाराज पोरस सिंधु पंजाब सहित एक बहुत बड़े भूभाग के स्वामी थे। पोरस का साम्राज्य झेलम और चिनाब नदियों के बीच स्थित था। इस क्षेत्र में रहने वाले खोखरों ने राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान की हत्या का बदला लेने के लिए मोहम्मद गोरी को मौत के घाट उतार दिया था। पोरस अपनी बहादुरी के लिए विख्यात था। उसने उन सभी के समर्थन से अपने साम्राज्य का निर्माण किया था। जब सिकंदर हिंदुस्तान आया और झेलम के समीप पोरस के साथ उसका संघर्ष हुआ, तब पोरस को खुकरायनों का भरपूर समर्थन मिला। इस तरह पोरस, जो खुद समरवाल उपजाति का था और खुकरायन जाति समूह का एक हिस्सा था, पोरस उन सब का शक्तिशाली नेता था। सिंधु और झेलम को पार किए बिना पोरस के राज्य में पैर रखना मुश्किल था। राजा पोरस अपने क्षेत्र की स्थिति और झेलम नदी की प्रकृति से अच्छी तरह वाकिफ थे। महाराजा पोरस ने इस बात का पता लगाने की कोशिश नहीं की कि यवनी सेना की शक्ति का रहस्य क्या है। यवनी सेना का मुख्य बल उसके धूर्तगामी अश्वारोही तथा घोड़ों पर सवार फुर्तीले तीरंदाज थे। लेकिन पुरु को अपनी वीरता और हस्त सेना पर पूरा विश्वास था। उन्होंने सिकंदर को झेलम नदी पार करने से नहीं रोका और झेलम नदी के इस पार आने के बाद सिकंदर बुरी तरह से फंस गया था, क्योंकि नदी पार करने के बाद नदी में बाढ़ आ गई थी। जब सिकंदर ने गांधार दक्ष शिला पर आक्रमण किया था, तो गांधार दक्ष शिला के राजा आम्बी ने सिकंदर से संधि कर ली थी और सिकंदर की सहायता की। आम्बी राजा पोरस को अपना दुश्मन समझता था। सिकंदर ने पोरस के पास एक संदेश भिजवाया, जिसमें उसने पोरस से सिकंदर के समक्ष समर्पण करने की बात लिखी। लेकिन पोरस ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार नहीं की। जासूसों और धूर्ता के बल पर सिकंदर युद्ध जीतने के प्रति पूरी तरह से विश्वस्त था। राजा पुरु का शत्रु आम्बी की सेना लेकर सिकंदर ने झेलम पार कर लिया। तब राजा पुरु अपनी शक्तिशाली गज सेना के साथ यमनी पर टूट पड़े थे। पोरस की सेना ने यूनानियों का जिस भयंकर रूप से संहार किया, उससे सिकंदर और उसके सैनिक आतंकित हो उठे। भारतीयों के पास विदेशी को मार भगाने की हर नागरिक की हट थी। शक्तिशाली हाथियों की सेना के अलावा उनके पास कुछ अनदेखे हथियार भी थे, जैसे कि 7 फुटा भाला, जिससे एक ही सैनिक कई कई शत्रु सैनिकों को घोड़े सहित मार गिरा सकते थे। इस युद्ध में पहले दिन ही सिकंदर की सेना को जमकर टक्कर मिली। सिकंदर की सेना के कई वीर सैनिक हताहत हो गए। यमनी सैनिकों के हताहत होने के बावजूद सिकंदर अपने हट पर अड़ा रहा और अपने विशेष अंगरक्षक एवं प्रतीक्षा टुकड़ी को लेकर युद्ध क्षेत्र के बीचों बीच घुस गया। भारतीय सेनापति हाथियों पर होने के कारण उन तक कोई खतरा नहीं हो सकता था। राजा की तो बात ही दूर थी। राजा पुरु के भाई अमर ने सिकंदर के घोड़े बुकी फाइल्स को अपने भालों से मार डाला और सिकंदर को जमीन पर गिरा दिया। ऐसा यूनानी सेना ने अपने सारे युद्ध काल में कभी भी होते हुए नहीं देखा था। सिकंदर के जमीन पर गिरते ही राजा पुरु तलवार लेकर सामने खड़े हो गए। अब सिकंदर पल भर का ही मेहमान था। तभी राजा पुरु ठिठक गया, या उनका डर नहीं था, शायद या आर्य राजा का धर्म था, जो निहत्थे पे वार नहीं करना चाहते थे। तभी सिकंदर के अंगरक्षक उसे तेजी से वहां से भगा ले गए। अब सिकंदर की सेना का मनोबल भी इस युद्ध के बाद टूट गया था। सेना में विद्रोह की स्थिति पैदा होने लगी थी। इसलिए सिकंदर अब वापस यवन जाने का फैसला किया। सिकंदर व उसकी सेना सिंधु नदी के मुहाने पर पहुंची तथा यवन जाने के लिए सिकंदर ने अपनी सेना को नए रास्ते से वापस भेजा और खुद सिंधु नदी के रास्ते से गया।
जो कि रास्ता छोटा था। सिकंदर सनक में आगे तक घुस तो गया था, जहां पर उसकी सेना को भारी क्षति उठानी पड़ी थी। भारी क्षति उठाकर यूनानी सेनापति समझ चुके थे कि अगर युद्ध और चला तो सारे यमनी यही नष्ट कर दिए जाएंगे। यह निर्णय पाकर सिकंदर वापस भागा था, पर उस रास्ते नहीं भाग पाया जहां से वह आया था, और उसे दूसरे रास्ते से गुजरना पड़ा। जिस क्षेत्र में जाट निवास करते थे, उस क्षेत्र का पूर्वी हिस्सा आज के हरियाणा में स्थित है और जिसे जाट प्रदेश कहा जाता था। इस प्रदेश में पहुंचते ही सिकंदर का सामना पंजाबियों और जाट वीरों से हो गया और सिकंदर की आधी पलटन का पंजाबियों ने और जाट वीरों ने सफाया कर दिया। भागते हुए सिकंदर पर एक जाट सैनिक ने बर्छा फेंका, जो उसके वक्ष कवच को भीनता हुआ पार हो गया। यह घटना आज के सोनीपत नगर के पास हुई थी। इस हमले में सिकंदर तुरंत तो नहीं मरा था, बल्कि आगे जाकर जाट प्रदेश की पश्चिमी सीमा गांधार में जाकर उसके प्राण निकल गए थे। जबकि यवनी इतिहासकारों ने यह लिखा है कि सिकंदर बेबीलोन में बीमारी से मरा था।